डिसोसिएशन कर्व जो कि राइट वर्ड कौन से शिफ्ट कर रहे होते हैं और लेफ्ट वर्ड कौन से शिफ्ट कर रहे होते हैं, इसके अंदर एससीक्यू यही आता होता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डिजॉल्व्ड स्टेट, फिगर नंबर 41.13 है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए, ये अक्सर आ जाती होती है, ठीक है। एंड द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो डेफिनेशन एंड इट्स वैल्यूज़, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इसकी वैल्यूज़, देन इसके लिपिड्स के लिए इसकी वैल्यू, देन इसकी प्रोटीन्स के लिए इसकी वैल्यू, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो चैप्टर 41 में पेट एससीक्यूज आपको आने चाहिए, देन आपको वाइवा बोहर्स इफेक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और एमसीक्यू के लिए आपको इसको पूरा रीड करना पड़ेगा। तो क्या क्या है, डिफ्यूजन ऑक्सीजन, पल्मोनरी प्रेशर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व एंड ग्राफ, यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट, ये वही चीज़ें हैं। येस, हेल्डन इफेक्ट और बोहर्स इफेक्ट भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलते यहाँ पर तो आप इसको गाइडेंस फिरदौस से कर सकते हो। बीपीजी का इफेक्ट वहीं से कवर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेस्पिरेटरी रेशियो उसका जो है डेफिनेशन, इसका वॉल्यूज फार्मूला, ये व्हाट इज़ P50 जो है इसको कट कर दें, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर जो चैप्टर नंबर 42 है यहाँ पर आ जाए। चैप्टर नंबर 42 इज़ अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, पहले तो आपको एक डेफिनेशन आनी चाहिए, देन इसके कौन कौन से जो है इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, तो आपको आना चाहिए कि पनियोटिक सेंटर होता है, देन इसका वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, कौन सा सेंटर कौन सी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ें आती होती हैं। केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। कीमो सेंसिटिव एरियाज़ कौन से होते हैं ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। देन आगे आ जाएं तो जो है कीमो रिसेप्टर सिस्टम कौन सा होता है, कीमो रिसेप्टर सिस्टम की डिटेल आपको आनी चाहिए। अगर आप इसको फिर दोस्त से पढ़ लो तो भी ठीक है, यहाँ से पढ़ लो फिर भी ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज जैसे होती है, इसको सिर्फ रीड दे दो टॉपिक को। देन काइन स्टोक्स ब्रीथिंग क्या होती है, लंग जे रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये भी स्लीप एपनिया क्या होता है, ठीक है। फिर आगे जो है सेंट्रल स्लीप एपनिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपने करना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, कीमो रिसेप्टर्स, रेस्पिरेशन, यस, हायरन ब्यूरन रिफ्लेक्स जो था वो भी उधर लिखा हुआ है, वो भी आपने कर लेना है। कंट्रोल ऑफ केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, काइन स्टोक ब्रीथिंग एंड स्लीप एपनिया, वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। जब चैप्टर नंबर 43 पर आ जाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर रेस्पिरेशन इज चैप्टर नंबर 43। इसको आपने थॉरली रीड देना है। इसमें पहले जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, दैट इज़ दी एबनॉर्मेलिटीज़। एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं कौन सी जो हैं, कंस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं और कौन सी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं, इनका पहले आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। एक टॉपिक है पेज नंबर 551 पे मिलेगा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्टल कैपेसिटी एंड फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन एम्फीसीमा की डिटेल बहुत अच्छे तरीके से, न्यूमोनिया की डिटेल, एटेलेक्टेसिस की डिटेल, हर एक की डिटेल आपने करनी है, एज़मा की डिटेल, ट्यूबरकुलोसिस डिटेल। पेपर में जो क्वेश्चन आता होता है ना, जो रेस्पिरेशन से एसोसिएट करके, वो ये पूछते होते हैं कि FEV की वैल्यू किस में बढ़ती है, FEV ओवर FEC, मतलब FEV ओवर जो है क्वेश्चन था दैट FEV ओवर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, दैट यस FEV ओवर FEC की जो रेशियो है वो किस में बढ़ जाती है, FRC किस में बढ़ता है, कंप्लाइंस किस में डिक्रीज होती है। मतलब वो एम्फीसीमा पूछेगा, फॉर एग्जांपल पूछता है कि एम्फीसीमा के अंदर कंप्लाइंस पे क्या इफेक्ट होता है, जो है सरफेस एरिया के अंदर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। RV के अंदर क्या इफेक्ट आता है, FRC के अंदर क्या इफेक्ट आता है। तो हर बीमारी के अंदर आपको उसका ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से वॉल्यूम में चेंज आता है, सर्फेक्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, सरफेस एरिया पे क्या फ़र्क पड़ता है, FEV ओवर FVC की रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ता है, कंप्लाइंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये पास्ट पेपर्स में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनको करने। हाइपोक्सिया की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। जेपी का PDF खोल के उसके ऊपर आपको एक ना टेबल मिल जाएगा, वो कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। देन साइनाइड पॉइजनिंग क्या होती है, इसका आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। साइनोसिस क्या होता है, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ना क्या थी वो, दैट इज़ ऑक्सीजन थेरेपी, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि क्यों यूज़ होती है, होती क्या है। हाइपर कैपनिया की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, डिस्पनिया की डेफिनेशन आनी चाहिए, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होती है इसका पता होना चाहिए। वेज ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीथिंग क्या होते हैं, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें ये आनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर आके जो है आपका रेस्पिरेशन इज़ कंक्लूडेड नाउ। एक बात मेरी याद रखिए कि जो बच्चे स्टार्ट ऑफ द ईयर से पढ़ रहे हैं उनका तो ज़रूरी है कि वह रेस्पिरेशन को गाइडेंस से पढ़ें। जो एंड ऑफ द ईयर पे ये पढ़ रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं बचता या नहीं वो रेस्पिरेशन फिर दोस्त से गाइडेंस से कर पा रहे, तो बच्चे आप फिर दोस्त से भी रेस्पिरेशन को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्त अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स, ये बात याद रखिएगा। रेस्पिरेशन जो है
है ये इसमें से MCQs अगर गंदे आते हैं तो MCQs की वैल्यूज़ गंदी आ सकती हैं, वरना SCQ के वही पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वही बार बार रिपीट होते हैं और वही बार बार पेपर में आते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर से पढ़े हो तो गाइडेंस से पढ़ो, अगर एंड ऑफ द ईयर में अगर टाइम नहीं है तो फिर दोस्त पे जितना रेस्पिरेशन का लिखा हुआ है दैट इज़ मोर देन इनफ, वहाँ से क्रैम कर लो, यू गोना क्लियर द एग्जाम इंशाल्लाह, ठीक है। बट इफ़ यू वांट कि आपका वाइवा भी क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, आपको स्टडीज़ के अलावा भी पता हो और आपके SCQs भी क्लियर हो, MCQs भी मैक्सिमम क्लियर हो, देन यू शुड गो विद द रेस्पिरेशन फ्रॉम द गाइडेंस, ओके। अब जो है जो इसके जो रेस्पिरेशन के साथ ही जो है ना डीप सी एंड एविएशन वाला टॉपिक भी बच्चे क्लियर कर लेते होते हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं इसके अंदर साथ ही कवर अप कर देता हूँ, ठीक है। वो ये रहे 2 चैप्टर्स, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज इन वेरिड टेम्परेचर के इसके अंदर हेडिंग दी हुई है। अच्छा बच्चे, इन 2 चैप्टर्स को ना 44 एंड 45 वही बात आ जाती है, अगर टाइम है तो गाइडेंस से कर लो, टाइम नहीं है तो गाइडेंस के ऊपर से करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर 2 से भी इसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर आपको जो है आ जाएगा स्टार्टिंग के अंदर के हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक्लीमेटाइजेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए, एक्यूट माउंटेन सिकनेस का पता होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्रोनिक माउंटेन सिकनेस क्या होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे गाइडेंस के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ एक्सेलरेटरी फोर्सेज, और ये वाला एक बड़ा गंदा सा फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, सारे को छोड़ दें, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ठीक है। बस इस चैप्टर में ये था। 45th चैप्टर के अंदर आपको जो चीज़ें आ जाती हैं वो नाइट्रोजन सिकनेस आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन नार्कोसिस क्या होती है, नाइट्रोजन नार्कोसिस क्या होती है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और उसके क्या बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं। देन आपको आना चाहिए डीकम्प्रेशन सिकनेस। डीकम्प्रेशन सिकनेस के काफ़ी ज़्यादा और भी नाम है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए ना। इसको हम बेंड्स भी बोलते हैं, कंप्रेस्ड एयर सिकनेस भी बोलते हैं, केशियन डिजीज़ भी बोलते हैं, डाइवर पैरालिसिस भी बोलते हैं, डिसबैरिज्म भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं आपको आना चाहिए। स्क्यूबा की एब्रीविएशन आनी चाहिए, इसके अंदर मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या और क्या नहीं होता, ठीक है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर क्या क्या आता है ये पेट चीज़ें आपको आनी चाहिए। वही यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया, एक्लिमेटाइजेशन, देन एक्यूट एंड क्रोनिक सिकनेस आनी चाहिए। हाउ आर नेटिव एक्लिमेटाइज टू हाई एल्टीट्यूड, हाँ ये बड़ा अक्सर पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। देन है नाइट्रोजन नार्कोसिस, डिकम्प्रेशन सिकनेस, स्कूबा डाइविंग, हाइपरबैरिक थेरेपी, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। सो अगेन बच्चे अक्सर रेस्पिरेशन को चैप्टर 45, 44, 45 को ना रेस्पिरेशन के अंदर कंसीडर किया ही जाता है। पास्ट पेपर में इसके बारे में बहुत पेट क्वेश्चन जो आते होते हैं वो यही क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको मौजूद है ना, आप इन 2 चैप्टर्स में से अगर सिर्फ ये भी कर लो तो आपका कवर अप इसमें से हो जाएगा, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन नार्कोसिस है और डीकम्प्रेशन सिकनेस है, इन दोनों में आपको फ़र्क आना चाहिए। अक्सर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज कर देते हैं और गलत लिखाते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन क्या होती है, कैसे की जाती है, किन फैक्टर्स को अडॉप्ट किया जाता है तो बंदा एक्लिमेटाइज्ड हो जाता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, क्रोनिक माउंटेन सिकनेस, बॉडी पे डिकम्प्रेशन सिकनेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये आपको इन 2 चैप्टर्स में से पेट क्वेश्चन आने चाहिए। रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो फिर वही आ जाता है एम्फेसीम, जितनी भी मैंने जो डिजीजेस थी, एम्फेसीमा, एज़मा, ट्यूबरकुलोसिस, एटेलेक्टेसिस, इन सब में आपको पेट चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि FEV ओवर FEC की रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सा वॉल्यूम किस बीमारी में डिक्रीज हो रहा है, किस में इंक्रीज कर जाता है, किस में कंप्लायंस डिक्रीज कर रही है, किस में सर्फेक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। ये कुछ चीज़ें पेपर में सीधी सीधी पूछता है, फिर आप वहाँ गप्पे नहीं छोड़ सकते, आपको लिखना पड़ेगा इफ़ यू आर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। देन आपके पास जो क्वेश्चन जोन्स वाला चैप्टर क्वेश्चन एक पूछ लेता है, लॉ ऑफ लैप्लेस, सर्फेक्टेंट, पहले चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशंस थी प्रेशर्स की बेसिक डेफिनेशंस वो पूछ लेता होता है। सो रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। सो आपने रेस्पिरेशन और ये डीप सी एविएशन वाला जो टॉपिक है, अगर टाइम है तो गाइडेंस से कवर करो, अगर टाइम नहीं है तो गाइडेंस से करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पर स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हैं, यहाँ पर जितने टॉपिक्स मैंशन है मेक श्योर वो आपके टॉपिक्स क्लियर हों, और अगर टाइम है तो एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स आप गाइडेंस से ज़रूर कर लो। नहीं टाइम तो यार फिर दोस्त से कर लो, फिर भी चलेगा काम, ठीक है। सेकेंडली पास्ट पेपर्स को नहीं भूलना, पास्ट पेपर्स को नहीं भूलना। रेस्पिरेशन के SCQs तो अक्सर पास्ट पेपर से ही रिपीट होते रहते हैं और वही पास्ट पेपर से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो बच्चे जो नहीं करके गए होते फिर वो बाद में वहाँ कहते हैं कि भाई ये क्या आ गया, और वो आ जाता है वहीं से। तो यू शुड नो कि आपने अगर स्टार्ट ऑफ ईयर से पढ़ना है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो रेस्पिरेशन को गाइडेंस से पढ़ लो। लेकिन अगर बाय द एंड ऑफ द ईयर पढ़ रहे हो तो यू शुड गो विद द फिरदौस। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक कवर कर लेंगे, दैट इज स्किन एंड टेम्परेचर वाला, बहुत ही माइनर टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।